दोस्तों आज की कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा से करीब 20 किलोमीटर दूर बावनखेड़ी गांव की एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी है जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। दोस्तों इस बावनखेड़ी गांव में रहने वाली शबनम नाम की लड़की ने 2008 में अपने ही घर में एक ऐसा खूनी हत्याकांड किया था जिसके बाद आज तक इस गांव के लोग इस भयानक कांड को भुला नहीं पाए हैं। दोस्तों इस खौफनाक कांड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस कांड के बाद से ही इस गांव में किसी ने भी अपने बच्चे का नाम शबनम नहीं रखा था और जिसने भी ये पहले से शबनम नाम रखा था उसने भी अपने बच्चों का नाम बदल दिया था। और साथ ही ये केस अब तक के हुए सभी केसों में से सबसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस माना जाता है, जिसमें इस केस में पूरे भारतवर्ष में से ये पहली महिला होगी जिसे फांसी की सजा दी जाएगी। दोस्तों इस वीडियो क्लिप में आप सुन सकते हो कि उस शबनम का बेटा अपने भारत के माननीय राष्ट्रपति जी से क्या गुहार लगा रहा है। और मैंने प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए। तो दोस्तों आखिर कौन है ये शबनम और आखिर इसने कौन सा कांड किया था जिसकी वजह से इसे फांसी की सजा दी गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस पूरे केस को सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि कोई बेटी अपने ही पूरे परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस क्राइम टुडे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बावनखेड़ी गाँव से, जहाँ इस गाँव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में कुल 8 सदस्य रहते थे और इस परिवार के मुखिया थे मास्टर शौकत अली, जो की एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थे। मास्टर शौकत अली की पत्नी का नाम हाशमी था, जिनके बड़े बेटे का नाम अनीस और उसकी पत्नी का नाम अंजुम, और इन दोनों के एक 10 महीने का बेटा भी था जिसका नाम अर्श था। शौकत अली के दूसरे बेटे का नाम राशिद और एक बेटी जिसका नाम शबनम था और इनकी एक भांजी भी इनके साथ ही रहती थी जिसका नाम राबिया था। कुल मिलाकर परिवार में 8 लोग रहते थे। पूरे गांव में इनके परिवार की एक अलग ही पहचान थी जिसमें इस परिवार के सभी लोग पढ़े लिखे और पैसे वाले थे। शौकत अली का बड़ा बेटा अनीस एक इंजीनियर था और दूसरा बेटा राशिद बीटेक कर रहा था और उनकी एक इकलौती बेटी शबनम ने भी AA कर रखा था और एक स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। दोस्तों इसी तरह ये पूरा परिवार अपने हाल में हंसी खुशी से रहता है, लेकिन इसके बाद एक रात को कुछ ऐसा होता है जिसके बाद से इस परिवार के चर्चे पूरे भारत देश में किए जाते हैं। दरअसल दोस्तों 14 अप्रैल 2008 की रात को करीब 2 बजे इस घर की पहली मंजिल से शबनम जोर जोर से चिल्लाना और रोना शुरू कर देती है। अब रात के इस समय रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी भागते हुए शबनम के घर के पास पहुँचते हैं। वो सभी पड़ोसी घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं पर घर का मेन दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन उस वक्त भी शबनम जोर जोर से चिल्ला रही थी। इसके बाद शबनम खुद नीचे आई और उसने ही घर का मेन दरवाजा अंदर से खोला और सभी पड़ोसियों के साथ शबनम अपने घर की पहली मंजिल पर जाती है। अब जैसे ही पड़ोसी घर की पहली मंजिल पर पहुंचते हैं वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। उन लोगों ने अपनी आंखों से जो सामने का नजारा देखा तो वो लोग अंदर तक हिल जाते हैं। दोस्तों उन सबके सामने शबनम के सभी घर वालों की लाशें पड़ी हुई थी और चारों ओर खून ही खून दिखाई दे रहा था। बस शबनम को छोड़कर घर के सभी लोग यानी कि शबनम के माता पिता, दोनों भाई भाभी, यहाँ तक कि शबनम का 10 महीने का भतीजा अर्श यानी कि पूरे परिवार की लाशें खून में लथपथ पड़ी हुई थी और शबनम उनके पास बैठकर बुरी तरीके से बस रोई जा रही थी। इसके बाद पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद हसनपुर थाने की पुलिस वहां पहुंचती है। अब पुलिस वालों ने जब इस नजारे को देखा तो उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि उस 10 महीने के बच्चे को छोड़कर उन सभी लोगों के गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया था, जिसकी वजह से पूरी जमीन पर बस खून ही खून नजर आ रहा था। अब जैसे जैसे सुबह हुई इस हत्याकांड की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी और इधर शबनम का रो रो कर बुरा हाल था। इसके बाद सुबह होते ही अमरोहा थाने के SHO RB गुप्ता उस क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और उस क्राइम सीन को अच्छी तरीके से चेक करते हैं। उन लाशों के ऊपर जो चादर रखी होती है उसे देखकर इंस्पेक्टर RB गुप्ता को कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन इसके बाद उन सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब इस घटना की इकलौती चश्मदीद गवाह शबनम से पुलिस वाले बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शबनम का रो रो कर इतना बुरा हाल हो चुका था कि वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन फिर भी पुलिस वाले जैसे तैसे शबनम से बात करते हैं क्योंकि इसके अलावा और कोई नहीं था जो इस घटना के बारे में कुछ भी बता सकता था। इसके बाद शबनम पुलिस वालों को बताती है कि रात को गर्मी ज्यादा होने के कारण वो घर की पहली मंजिल पर सोने के लिए जाती है और आधी रात के समय कुछ गुंडे बदमाश घर की पहली मंजिल पर पीछे की दीवार से आए और सभी लोगों को मारकर घर के मेन दरवाजे से वो लोग चले गए। इसके बाद पुलिस वाले शबनम के पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है। इस पूछताछ में पड़ोसियों ने बताया था कि जब वो लोग रात के समय शबनम की रोने की आवाज सुनकर आए थे तब घर का मेन दरवाजा अंदर से बंद था और शबनम ने खुद नीचे आकर दरवाजा खोला था। अब इस बयान के बाद दोबारा इंस्पेक्टर RB गुप्ता को अजीब लगता है। शबनम ने अपने बयान में कहा था कि वो सभी गुंडे बदमाश घर के मेन दरवाजे से भागे थे
तो फिर उस मेन गेट को वापस अंदर से बंद किसने किया था। और दूसरा सवाल ये, शबनम ने कहा था कि वो लोग घर के पीछे की दीवार से ऊपर चढ़े थे जो कि 14 फीट ऊंची थी। फिर जब पुलिस वालों ने पीछे जाकर चेक किया तो पीछे उस 14 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ने के लिए ना तो कोई सीढ़ी मिली और ना ही उस जगह पर किसी के भी पैरों के निशान मिले। तो फिर वो लोग 14 फीट ऊंची दीवार पर चढ़े कैसे। और सबसे अहम सवाल कि उन लोगों ने घर के सभी लोगों को मार दिया था, तो फिर शबनम को जिंदा क्यों छोड़ा। दोस्तों इसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा था कि उन सभी लोगों के शरीर पर किसी भी तरीके का जोर जबरदस्ती का निशान नहीं था। इसके साथ ही उस 10 महीने के बच्चे को छोड़कर सभी लोगों को मरने से पहले कुछ नशीली चीज दी गई थी, जिससे कि मारने से पहले किसी ने भी कोई भी विरोध नहीं किया था। और उस 10 महीने के बच्चे की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। अब ये सभी सवाल पुलिस वाले के मन में खटक रहे थे, जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ शबनम ही दे सकती थी। लेकिन पुलिस वाले शबनम से सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय उसका रो रो कर बुरा हाल था, जिसकी वजह से पड़ोसियों को शबनम पर कुछ ज्यादा ही हमदर्दी हो रही थी। और इसी बीच शबनम की तबीयत भी बिगड़ जाती है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। अब डॉक्टर ने शबनम को चेक किया तो एक और बात निकलकर सामने आई कि शबनम 2 महीने से प्रेग्नेंट है। अब एक और सवाल पुलिस वालों के सामने था कि शबनम की शादी ही नहीं हुई थी तो ये बच्चा किसका था। अब इस केस की छानबीन चल रही थी, तभी इस केस की खबर लखनऊ तक पहुंच जाती है। उस समय उत्तर प्रदेश की सीएम मायावती थी। इसके बाद सीएम मायावती खुद बावनखेड़ी गांव पहुंचती है और शबनम को दिलासा दिया जाता है कि इस केस के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और साथ ही शबनम को 5 लाख रुपए देने की बात भी कही थी, क्योंकि इस घर में अब शबनम के अलावा और कोई नहीं बचा था। लेकिन इस केस के इंचार्ज आरपी गुप्ता को जब पता चला कि शबनम को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे तो उन्होंने इसे रुकवा दिया था, क्योंकि आरपी गुप्ता को अब शबनम पर शक हो रहा था कि इस केस में शबनम का हाथ हो सकता है। दोस्तों इसके बाद इस केस में कुछ ऐसा होता है जिससे कि ये केस अब सुलझने की कगार पर था। पुलिस वालों को अपने खबरियों से पता चला कि अगर इस केस को सॉल्व करना है तो इस गांव के सलीम नाम के लड़के को जल्द से जल्द पकड़ लो। इस जानकारी के बाद सलीम की खोजबीन शुरू हो जाती है और आखिरकार इस घटना के 4 दिन बाद यानी कि 18 अप्रैल 2008 को इसी गांव के नजदीकी गांव गजरोला गांव से सलीम को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता उस सलीम से पूछताछ शुरू कर देते हैं। पहले तो सलीम ने अपना मुंह बंद रखा, लेकिन पुलिस वालों की गई सख्ती के सामने सलीम टूट जाता है। अब इस पूछताछ के बाद पुलिस वाले सीधे शबनम को उठाने उसके घर पहुंच जाते हैं। अब शबनम से भी वापस पूछताछ की जाती है, लेकिन अब भी शबनम रोने धोने के नाटक जारी रखती है। लेकिन जब सलीम को शबनम के सामने लाया गया तब शबनम के होश उड़ जाते हैं। वो समझ चुकी थी कि अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है, लिहाजा शबनम ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इसके बाद जब शबनम ने पूरी कहानी की सच्चाई पुलिस वालों को सुनाई तो उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। और शायद आप भी जब उस दिल दहलाने वाली घटना के बारे में जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों शबनम पुलिस वालों को बताती है कि करीब 1 साल पहले शबनम की मुलाकात सलीम नाम के लड़के से होती है, जो कि उसी के गांव का रहने वाला था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और कुछ ही दिनों में ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया और शबनम अपने घर वालों को इस रिश्ते के बारे में बताती है। लेकिन शबनम के घर वाले इस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि सलीम किसी भी तरीके से शबनम के काबिल नहीं था। जहाँ शबनम ने डबल MA किया था वहीं सलीम 8वीं तक पढ़ा लिखा था और शबनम के परिवार का अपने गाँव में एक अच्छा खासा नाम था और वो पैसे वाले भी थे और वही सलीम कुछ छोटा मोटा काम किया करता था। इसके चलते शबनम के घर वाले इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद शबनम सलीम का साथ नहीं छोड़ती है। जिसके बाद आगे चलकर शबनम सलीम के इस नाजायज रिश्ते की वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब शबनम फिर से अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करती है, पर अब भी वो लोग इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन शबनम की जिद थी कि वो शादी करेगी तो सिर्फ सलीम से ही। दोस्तों बस यही से शबनम के दिमाग में पहली बार एक खौफनाक कांड का विचार आता है कि क्यों ना मैं अपने पूरे परिवार वालों को ही रास्ते से हटा देती हूँ, जिससे ना तो कोई टोकने वाला होगा और शबनम अपने पिता की पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन भी बन जाएगी। लेकिन दोस्तों इतना बड़ा कांड करने का शबनम के दिमाग में विचार आता है, जिससे शबनम की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। इसके बदले अगर दोनों भागकर शादी कर लेते तो शायद इतना बड़ा कांड ही नहीं होता। अब शबनम ने इस कांड के लिए सलीम को बताया और उसे भी इस कांड में शामिल कर एक प्लान बनाया कि परिवार वालों को खत्म करने से पहले सभी लोगों को बेहोश करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपना काम आराम से कर सके। अब सलीम बेहोशी की दवा लेने अपने गांव के पास एक दूसरे गांव पागवाड़ा पहुंचता है और वहां के एक मेडिकल से बेहोशी की दवा खरीदकर शबनम को दे देता है। अब दोस्तों 14 अप्रैल 2008 को घटना वाले दिन शबनम के दोनों भाई किसी काम से बाहर चले जाते हैं। लेकिन जब शबनम को इस बात की जानकारी हुई कि दोनों भाई बाहर चले गए हैं, तब शबनम ने दोनों भाइयों को बहाने से फोन कर
वापस आने को कहती है। अब इकलौती बहन ने जब बाहर जाने के लिए मना कर दिया तो वो दोनों वापस आ जाते हैं। अब दोस्तों 14 अप्रैल 2008 की वो काली रात आ चुकी थी जिसे आज तक उस गाँव के लोग भुला नहीं पाए हैं। 14 अप्रैल की रात को जब शबनम के सभी घर वाले खाना खा लिए थे तब उसके बाद शबनम सबके लिए चाय बनाती है और उसने वो बेहोशी की दवा चाय में मिला दी थी। अब उस 10 महीने के बच्चे को छोड़कर घर वाले सभी लोगों को शबनम वो बेहोशी वाली चाय पिला देती है और इधर शबनम सलीम से लगातार फोन पर बात कर रही थी। जब घर के सभी लोग चाय पीकर बेहोश हो जाते हैं तब शबनम सलीम को फोन कर वहाँ बुला लेती है। अब शबनम के कहने पर सलीम आधी रात को शबनम के घर एक कुल्हाड़ी लेकर आ जाता है और दोस्तों इसके बाद शुरू होता है मौत का वो भयानक खेल जिससे उन दोनों के हाथ जरा भी नहीं कांपते हैं। इसके बाद शबनम ने अपने सभी घर वालों के बारी बारी से सर पकड़ती गई और सलीम उनके सर कुल्हाड़ी से काटता गया। अब लास्ट में बचा वो 10 महीने का शबनम का भतीजा जिसका गला तो नहीं काटा गया लेकिन सलीम ने उसका भी गला दबाकर उसे भी मार डाला। इसके बाद शबनम ने सलीम को वापस भेजकर घर का मेन दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद शबनम वापस घर की पहली मंजिल पर गई और अपने कपड़े बदले क्योंकि वो कपड़े खून में भर चुके थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद उस 10 महीने की बच्चे की रोने की आवाज आने लगी क्योंकि वो मरा नहीं था। उस समय वो बच्चा सिर्फ बेहोश हो गया था। इसके बाद शबनम वापस सलीम को फोन करती है कि वो बच्चा अभी मरा नहीं है इसीलिए तुम वापस आकर उसे मार दो। लेकिन अब सलीम वापस आने के लिए मना कर देता है। दोस्तों इसके बाद शबनम ने खुद अपने हाथों से जिस भतीजे को कभी अपने गोद में उठाकर खिलाया करती थी आज उन्हीं हाथों से शबनम ने उसका गला दबाकर मार डाला। जब शबनम को लगा कि घर के सभी लोग अब मर चुके हैं तब रात के करीब 2 बजे शबनम अपने घर के ऊपर जाकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। दोस्तों इसके आगे की कहानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद पुलिस वाले उन दोनों सलीम और शबनम को अरेस्ट कर लेते हैं। अब पुलिस वाले इन दोनों के दिए गए बयान और सभी सबूतों के जरिए इन दोनों को अदालत में पेश किया जाता है। अब अदालत इन दोनों के सभी सबूतों और गवाह को मद्देनजर रखते हुए इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस मानते हुए सलीम और शबनम को फांसी की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों इसी बीच शबनम ने जेल में ही अपने बेटे को जन्म दिया। दोस्तों इस केस के बाद इन दोनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की लेकिन वहाँ पर भी फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद वो दोनों अपने देश के सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस मानते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। अब यहाँ तक भी जब इन दोनों की सजा को उम्र कैद में नहीं बदला गया तो आखिरकार इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई कि इनकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। दोस्तों उस वक्त भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे लेकिन उन्होंने भी इस केस को देखते हुए शबनम और सलीम की दया याचिका को 2016 में खारिज कर दिया गया था। दोस्तों अब तक दोनों अलग अलग जेल में बंद हैं। अब देखना यह होगा कि इनको कब तक फांसी की सजा दी जाती है। तो दोस्तों ये थी शबनम और सलीम की पूरी कहानी। आप अपनी राय इस केस के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।